दोस्तों गुड मॉर्निंग। डेली न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर सुबह हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को लेकर आते हैं, तो आज भी आपके लिए 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को लेकर आ गए। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस चैनल से आपको काफ़ी मदद मिलेगा। दोस्तों आपको जैसा पता है कि कल ही शाम में एसएससी ने अपने रीशेड्यूल का नोटिस जारी किया कि जो एग्ज़ाम होने वाले थे वो अब रीशेड्यूल हो गए। तो उससे रिलेटेड पूरी जानकारी का एक हमारे प्लेलिस्ट पे आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें उससे रिलेटेड पूरी जानकारी मिलेगी। तो आप उस वीडियो को अवश्य देखेंगे अगर आप एसएससी में एग्ज़ाम में फॉर्म फिलअप किए हुए थे तो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का हमारा, किस केंद्रीय मंत्री ने मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए छात्रों को मनोचिकित्सक प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक मनोदर्पण पहल की शुरुआत की है? और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्री। मानव संसाधन विकास मंत्री अभी है कौन? तो रमेश पोखरियाल निशंक। दोस्तों यह पहल कोविड-19 के दौरान या इसके बाद में छात्र बाद का जो सिचुएशन होगा उसमें छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने वाली एक पहल है। दोस्तों ये मनोदर्पण जो है यह आत्मनिर्भर भारत जिसे मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने मई 2020 में शुरू किया हुआ था। दोस्तों यह छात्रों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक कल्याण एवं अस्थायी मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए कार्य करेगी। दोस्तों आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आपके लिए जानने की भी काफ़ी ज़रूरी है कि ईवी चार्जिंग का मतलब क्या होता है। ईवी चार्जिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग। और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए और आपका सही जवाब होगा दिल्ली। जी हाँ, हमारी राजधानी दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में किया गया है। इससे भारत में ई मोबिलिटी की सर्वव्यापीता और सुविधा प्रदान होगी। इसके लिए दिल्ली की नगर पालिका परिषद NDMC के सहयोग से एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा इसे स्थापित किया गया। दोस्तों इसमें 5 विभिन्न प्रकार के चार्जर रहेंगे जो 5 अलग अलग वाहनों को क्या करेंगे, चार्ज करने का। इससे चार्जिंग की समस्या का समाधान होगा और ई व्हीकल की सुविधा मिलेगी। लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को खरीदेंगे क्योंकि इन्हें चार्जिंग की सुविधा आसानी से प्राप्त होगी। अब बात दिल्ली की आई है तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। इसमें 11 डिस्ट्रिक्ट है। इसकी 1911 में इसे राजधानी बनाया। इससे पहले कोलकाता हमारी भारत की राजधानी हुई थी। इसके CM अरविंद केजरीवाल और LG अनिल बैजल है। दोस्तों आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए मिजोरम। इसका मिजोरम में उद्घाटन हुआ। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इसका उद्घाटन किया हुआ। दोस्तों ये जो पार्क खुला हुआ इसके उद्घाटन करने का मेन मकसद क्या है? दोस्तों इसमें प्रयास किया जा रहा है कि इससे किसानों को, उत्पादकों, प्रोसेसर, उपभोक्ताओं को लाभ मिले। पूर्वोत्तर साइड में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का में विकास का बढ़ावा मिले। दोस्तों ये जोरम मेगा फूड पार्क जो है इससे 5,000 लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से रोजगार देगा। इससे 25,000 किसान लाभान्वित होंगे। अब बात मिजोरम की आई है तो मिजोरम के CM जोरामथंगा हैं। मिजोरम के गवर्नर श्रीधरन पिल्लई है। दोस्तों यहाँ की राजधानी आइजॉल है। यह एक राज्य के रूप में 20 फरवरी 1987 को यह एक राज्य बना। इससे पहले ये यूनियन टेरिटरी था। इसमें 11 डिस्ट्रिक्ट हैं। राज्यसभा की 1 सीटें हैं, लोकसभा की 1 सीटें हैं और विधानसभा की 40 सीटें हैं। ये थी मिजोरम से रिलेटेड जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, MYAS ने युवाओं में स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की? और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए और हमारा सही जवाब होगा यूनिसेफ। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अब हमारे ध्यान, आप लोगों के ध्यान में ये जा रहा होगा कि MYAS का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, यानी खेल, इसका मतलब होगा खेल और युवा मामलों के मंत्री। जी हाँ, वही किरण रिजिजू जी।
इससे रिलेटेड है, इन्होंने यूनिसेफ के साथ समझौता किया। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 1 करोड़ युवा स्वयं सेवक को आत्मनिर्भर भारत के में जो लक्ष्य रखा गया कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, उसके लक्ष्य को प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा 1 करोड़ युवा को। MYAS में युवाओं में स्वैच्छिकता का भावना को बढ़ाने के लिए एक नया ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है वाई ऐप ने। ये कार्यक्रम युवा, ये यूनिसेफ के मदद से ये चलाया जा रहा है। अब देखते हैं कि इसमें दो बात आई। एक तो आई मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, इसके मंत्री हैं किरण रिजिजू जी। और दूसरा बात आया यूनिसेफ का। तो यूनिसेफ का स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। दोस्तों आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा 5वां क्वेश्चन, SBI कार्ड के नए MD और CA ग्रुप में किसे नियुक्त किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन की मर्यादा, क्वेश्चन की गरिमा, यानी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से आने वाला ये क्वेश्चन है। और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा अश्विनी कुमार तिवारी। आंसर C आपका सही जवाब होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये SBI कार्ड के MD और CEO अश्विनी कुमार। इसके बारे में थोड़ा ऑप्शन ए के बारे में था अशोक लहासा। अशोक लहासा जो अभी हमारे चुनाव आयुक्त हैं, जिन्हें एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। P परवीन सिद्धार्थ, इन्हें अभी रामनाथ कोविंद का, यानी हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। और हमारे राहुल जौहरी जो BCCI के पूर्व CEO थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। दोस्तों ये आज से रिलेटेड जानकारी था। और इसमें देखते हैं थोड़ा SBI कार्ड, यानी SBI की बात आई। अब SBI के बारे में दोस्तों, इनका अश्विनी कुमार तिवारी है, इनका कार्यकाल 1 अगस्त 2020 से शुरू होगा और ये लगभग 2 वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे। और इनका नाम को नामित किया गया था SBI के द्वारा। और ये हरदयाल प्रसाद सिंह की जगह लेंगे, क्योंकि हरदयाल प्रसाद ने अपने पद से इस्तीफा दिया, तो उनके जगह पर ये कार्य करेंगे। और SBI की बात है तो थोड़ा SBI के बारे में बात करते हैं। SBI का इतिहास काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको सुनकर। SBI को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। SBI 1 जुलाई 1955 से इसे SBI बोला था। इसके पहले इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके चेयरमैन रजनीश कुमार हैं। अब थोड़ा उसके पहले भी जानते हैं, इंपीरियल बैंक के पहले इसको बैंक ऑफ कलकत्ता बोला जाता था। बैंक ऑफ कलकत्ता, फिर बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये 3 बैंक मिलकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। और ये 1921 के बाद 1955 में यही बैंक SBI बन गया। यानी बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों आपस में मिलके इंपीरियल बैंक 1921 में बने और इंपीरियल बैंक 1955 में SBI में कन्वर्ट हो गया। बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में बना हुआ था। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में बना हुआ था और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में बना हुआ था। दोस्तों ये थी SBI से रिलेटेड कुछ जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा 6ठा क्वेश्चन है, CBDT ने किस मंत्रालय के साथ डेटा साझा करने के लिए समझौता किया? और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमारा सही जवाब होगा MSME। MSME का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। अब देखते हैं इसके साथ CBT ने समझौता किया। तो CBT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। दोस्तों CBDT ने MSME के साथ आयकर रिटर्न यानी ITR संबंधी जानकारी साझा करने के लिए एक समझौता किया। इसके अनुसार CBDT क्या करेगी? जानकारी देगी। उद्यम से रिलेटेड जो जानकारी होगी वो MSME को देगी। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा कि जो उद्यम है उसकी जांच हो पाएगी और उसको कैटेगरी में कर लिया जाए कि यह सूक्ष्म है, यह लघु है, यह मध्यम है, किस श्रेणी का है। MSME मंत्री नितिन जयराम गडकरी हैं और CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा 7वां क्वेश्चन, भारत का पहले राज्य का नाम बताना है जिसने बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों को निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया है। और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए और हमारा सही जवाब होगा महाराष्ट्र। मायानगरी महाराष्ट्र में यह कार्य हुआ है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत प्रसारण कंपनी लिमिटेड यानी MSETL
TCL। इसने हवाई निगरानी और अतिरिक्त उच्च वोल्टेज विद्युत प्रक्षेपण लाइनों के और टावर के निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का प्रयोग किया गया और यह पहली बार हो रहा है भारत में कि कोई राज्य ड्रोन के माध्यम से ऐसा कार्य कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री और नागरिक उड्डयन महानिदेशक यानी DGCA ने इसकी स्वीकृति भी कर दी, इनके जो उद्देश्य थे उसको स्वीकार भी कर लिया। अतः MSE TDCL ने दोस्त देश का ये पहला ड्रोन है, मतलब ये पहला है देश में है जिसने ड्रोन के माध्यम से, और इसकी मंजूरी भी इसको मिल चुकी है। अब बात मुंबई की आई तो मुंबई के CM उद्धव ठाकरे हैं, मुंबई के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। 1 मई 1960 यानी 1 मई को मुंबई दिवस मनाया जाता है, या 1 मई 1960 को बम्बई दो भागों में बटा, एक गुजरात बन गया, एक मुंबई बन गया। और आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन, सूरज केडो मरदा नहीं, इसका हिंदी मतलब होता है सूरज कभी मरता नहीं, शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन है? और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी बलदेव सिंह। बलदेव सिंह साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए। इस पुस्तक में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के बारे में, उनके कई पहलू के बारे में वर्णन किया हुआ है। जैसा कि आपको पता होगा यह पुस्तक यूनिस्टार्स के द्वारा प्रकाशित हो गई और इसकी औपचारिक लॉन्चिंग 31 जुलाई को होगी। 31 जुलाई को क्यों होगी? क्योंकि 31 जुलाई को ही उधम सिंह की पुण्यतिथि है। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं पुस्तक में और क्या। पुस्तक में कर्नल रेजिनल्ड डायर से संबंधित तथ्य का भी वर्णन दिया गया है। इनके बारे में तो आपको पता होगा, डायर, हाँ वही जालियांवाला बाग जो नरसंहार का दोषी थे, वही जनरल डायर। इन्हें, जिसे उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को यह लंदन में जाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या की। इनके हत्या के जुर्म के में 31 जुलाई 1940 को इनको फांसी दी गई। तो इसी 31 जुलाई के कारण इन्हें इस पुस्तक को 31 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों इन्हें बलदेव सिंह जो हैं, बलदेव सिंह को 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते आज के 9वें क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक की अध्यक्षता की? हमारे पास 4 ऑप्शन है और सही जवाब होगा ऑप्शन ए सऊदी अरेबिया। यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, अभी कोविड-19 का सिचुएशन जो भी चल रहा है वो सब वर्चुअल मीटिंग हो रहा है या वर्चुअल लॉन्चिंग हो रहा है या वर्चुअल बैठक हो रही है, यानी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामले के मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया। इसमें कोविड-19 के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री और जो गवर्नर, मतलब केंद्रीय बैंक के गवर्नर, इसके बैठक के दौरान निर्मला सीतारमण जी ने कोविड-19 महामारी में भारत के द्वारा क्या क्या उठाए गए कदम हैं, कृषि के कार्य, ग्रामीण रोजगार, इन सब मुद्दों पर प्रकाश डाला गया। और G20, तो G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक मंच है जिसमें विकासशील और विकसित दोनों देशों का प्रतिनिधित्व। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा 10वां और आखिरी क्वेश्चन भी है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम 10 ही क्वेश्चन लाते हैं लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते हैं। भारत को वर्ष 2020-21 में विश्व स्तरीय देश वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस आय समूह में रखा गया? और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमारा सही जवाब होगा लोअर मिडिल इनकम यानी ऑप्शन सी होगा। इसके बारे में जानते थे। वर्ल्ड बैंक ने इसे क्लासिफिकेशन किया। वर्ल्ड बैंक ने इसे 4 भाग में बांटा। एक पहला लो बांटा, दूसरा लोअर मिडिल बांटा, तीसरा अपर मिडिल बांटा, चौथा हाई इनकम बांटा। और इंडिया को किस में रखा गया है? नीचे से दूसरा यानी लोअर मिडिल में रखा गया है। इसमें 4 भाग में हुआ। दोस्तों वर्ल्ड बैंक जो होता है ग्रॉस नेशनल इनकम, इसके आधार पर इसे बांटा गया। वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और इसके प्रेसिडेंट डेविड मालपास है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पर आपको वीडियो का PDF भी मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में हर चीज़ की जानकारी मिलती है। हर दिन भर में जो भी छोटा बड़ा नॉलेज होता है वो सबकी जानकारी वहाँ पर आपको मिल जाती है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल से आपको काफ़ी मदद मिलेगा। यह चैनल सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा चलाया जाता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। और आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। आप किस तरह से करें, आपका रणनीति कैसा होगा, जैसा कि आपको पता होगा कि SSC ने अपना एग्जाम को रिशेड्यूल कर दिया। अगर इससे आपको जानकारी नहीं होगी तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे
उसका लिंक दिया होगा, या आप हमारे टेली ग्रुप जो होता है फेसबुक चैनल पर, सॉरी, आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर देखेंगे, इससे रिलेटेड एक वीडियो डाला गया है, उसमें पूरी जानकारी दी गई है। तो आप वीडियो को देख लेंगे, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि आपने किस एसएससी के किस कैटेगरी में आपने दिया था, सीएचएसएल दिया था या सीजीएल दिया हुआ था, और आपका एग्ज़ाम को रीशेड्यूल करके कब किया गया, यानी आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम डेट कब हो सकता है। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए फिर से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।